वेलकम ऑल ऑफ यू। हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर की सीरीज को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज। और अगर आपने कैपिटल स्ट्रक्चर के मीनिंग और फैक्टर्स वाली वीडियो नहीं देखी, काइंडली चेक इट ऑन द चैनल। सो कंटिन्यूइंग विद द थ्योरीज, तो फर्स्ट वी लेट्स अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ थ्योरी। थ्योरी होती क्या है? थ्योरी बेसिकली कोई भी एक फॉर्मल स्टेटमेंट होती है जिससे किस चीज की होती है वो फॉर्मल स्टेटमेंट? किसी आइडिया की होती है दैट आर सजेस्टेड टू एक्सप्लेन, जिससे हम क्या करते हैं, जिसका पर्पस होता है किसी चीज को, फैक्ट हो सकता है या इवेंट हो सकता है या कोई भी थिंग जो अकर हो रही है उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करना। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जितने भी मॉडल डेवलप हुए हैं, ये सारों जितने भी मॉडल या थ्योरीज डेवलप होती है, उन सबका यही पर्पस होता है कि कोई थिंग अगर अकर करी है उसके पीछे के रीजन बताना। तो सिमिलरली पैटर्न में कैपिटल स्ट्रक्चर की जितनी भी थ्योरीज हैं, इनका मेन पर्पस होता है जितने भी आपके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन यूज करिए उसकी और फर्म की वैल्यू के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना। अब कैपिटल स्ट्रक्चर के मीनिंग में हमने पहले ही पढ़ा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यूज करी है कंपनी, उसको बोलते हैं। तो इसीलिए जितने भी डेट, इक्विटी या जो भी आप सोर्स यूज कर रहे हो, उन सबके मिक्सचर से जो आपको मनी मिल रही है उसको यूज करने से आपकी फर्म की वैल्यू के साथ उस पर्टिकुलर थिंग का क्या रिलेशन है, वो कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज एक्सप्लेन करती है। अब ये जितनी अब इसमें थ्योरीज डिस्कस करने से पहले हमारे लिए एक टर्म है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, जो बहुत ज्यादा यूज होती है, इवन आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है, उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करना। अब ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है, ये वो कैपिटल स्ट्रक्चर रहता है जहां पर वो डेट इक्विटी का मिक्सचर होगा, जहां पर आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होगा और फर्म की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाएगी। अब जितनी भी ये आगे हम थ्योरीज डिस्कस करेंगे वो सारे इसी बेसिक कंसेप्ट को हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हैं। और वैल्यू ऑफ फर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके फॉर्मूलाज जो हैं हर एक थ्योरी में अलग से दिए हुए हैं। और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं पता उसका मीनिंग तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हो कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जहां पर भी अगर मैं ग्राफिकली करूं तो ये ऐसे बनेगा। ये जो पर्टिकुलर WACC जहां पर मिनिमम है, मींस ये कैसे आती है? इट इज द डेट और इक्विटी की जो आपकी कॉस्ट है, उसको अगर हम प्रोपोर्शन को लें और अकेली अमाउंट को कंसीडर करें, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जितनी भी आपकी कॉस्ट ऑफ डेट है वो वहां पर वेट बन जाएगी और उसकी जो वैल्यू है जो उसको यूज करके हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। तो जहां पर भी ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम आ रही है, वही हमारा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। अगर आप इससे बियॉन्ड जाओगे तो आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ने से वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो डिक्लाइन कर जाएगी। तो ये पर्टिकुलर जो पॉइंट आएगा जहां पर WACC मिनिमम है, उसी पॉइंट पे आपकी फर्म की वैल्यू मैक्सिमम आ रही होगी। अब थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली जो है मॉडर्न थ्योरीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेनली जो ट्रेडिशनल और यहाँ जिनमें आपकी वैल्यू ऑफ फर्म को बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, दे आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच और MM अप्रोच और गिलानी मिलर अप्रोच। आज हमारा फोकस सिर्फ नेट इनकम अप्रोच पे रहेगा। अब जितनी भी ये थ्योरीज होती हैं या मॉडल होती हैं, इनको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी अजम्पशन ली जाती हैं कि किस सिचुएशन में ये एप्लीकेबल हो सकती है, किस सिचुएशन में ये वर्क करती है। तो ये जितनी भी कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज है, बेसिकली दे आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन जो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसमें है कि फर्स्ट अजम्पशन इन सभी मोस्टली थ्योरी से की है कि देयर आर ओनली 2 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, दैट इज डेट और इक्विटी। और आपका अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है जैसे प्रेफरेंस शेयर्स, वो हम कंसीडर नहीं करते। लॉन्ग टर्म डेट नहीं है। नाउ कमिंग टू द अजम्पशंस, तो फर्स्ट अजम्पशन है कि फर्म के पास ओनली 2 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, दैट इज डेट एंड इक्विटी। उसके पास प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं यूज करती, और ना ही कंपनी के पास रिटेन्ड अर्निंग है, जो हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के मीनिंग में डिस्कस किया था कि मेनली देयर आर 4 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो नाउ वी आर रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू 2 सोर्सेज। और सेकंड आ जाती है कि कोई भी
आपके लिए कॉर्पोरेट टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता, कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन बाद में इस एजम्पशन को रिमूव किया गया था एमएम अप्रोच में। नेक्स्ट आ जाता है डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है 100%, मीन्स वट एवर अर्निंग्स जितनी भी हैं हम रिटेन्ड कुछ नहीं कर रहे, सारा 100% हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमॉन्ग द इक्विटी शेयर होल्डर। इसीलिए आपके पास रिटेन्ड अर्निंग ही नहीं है तो वो सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं बचेगा। एवरीथिंग इज गिवन टू द शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट आ जाता है टोटल एसेट्स जो है कंपनी के वो चेंज नहीं होते, और हम यही अज्यूम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो होगी वो फिक्स्ड है। अपने बार बार इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो वो चेंज नहीं होती। ये नहीं है कि आप अचानक से कोई नया प्लांट शुरू कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपके टोटल एसेट्स हैं वो हमेशा स्टेबल रहते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, बिजनेस जो आप रन कर रहे हो उससे जो अर्निंग आ रही है वो भी एक्सपेक्टेड टू ग्रो नहीं होती, दैट रिमेन सेम। मीन शेयर होल्डर को पहले से ही पता रहता है कि नेक्स्ट ईयर कितना प्रॉफिट होने वाला है और उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, ये भी वो एक्सपेक्ट करता है। नेक्स्ट बिजनेस रिस्क कॉन्स्टेंट रहेगा। अगर बिजनेस रिस्क चेंज होता रहेगा तो आपकी ईबीआईटी भी चेंज रहेगी, इसलिए बिजनेस रिस्क कांस्टेंट है। और कैपिटल स्ट्रक्चर जो है फाइनेंशियल रिस्क से इंडिपेंडेंट, मीन जितना मर्जी डेट यूज करो आपकी कभी भी डेट चेंज करने से कॉस्ट ऑफ डेट इंक्रीज नहीं होगी, और ना ही रिस्क जो वो आपके शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी चेंज नहीं होगा। जस्ट बिकॉज अगर ऐसा नहीं होगा कि आप 100% डेट यूज कर देते हो तो इक्विटी अगर 60% डेट यूज कर रहे हो या 80% कर रहे हो तो आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनका जो रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क जो है दैट रिमेन सेम। और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो अज्यूम करते हैं, उन्हें पहले से ही एक एस्टिमेट रहता है कि फर्म की एक्सपेक्टेड अर्निंग कितनी होने वाली है, और इसी के रिलेटेड की जो फर्म है उसकी एक परपेचुअल लाइफ है। ऐसा नहीं होगा कि आज कंपनी है और कल वो बैंकक्रप्ट हो जाएगी, ऐसा हम एज्यूम नहीं करते। नाउ कमिंग टू द नेट इनकम अप्रोच, जो हमारी फर्स्ट थ्योरी है। ये थ्योरी जो थी हमें डेविड दुरान ने 1959 में दी थी। ये कई बार आपको डेविड दुरान की थ्योरीज आ जाती है कि उसने कौन कौन से मॉडल दिए, तो उसमें आप हमेशा याद रखिए नेट इनकम अप्रोच डेविड दुरान ने दी थी। अब इसमें इन्होंने क्या एज्यूम किया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर के जो डिसीजन है दे आर रेलेवेंट टू वैल्यू ऑफ फर्म, मीन्स जैसे आप डेट और इक्विटी का मिक्सचर चेंज करोगे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी वैल्यू ऑफ फर्म जो होगी उसी के अकॉर्डिंग या इंक्रीज करेगी या डिक्लाइन करेगी। मींस कैपिटल स्ट्रक्चर जो है फर्म की वैल्यूएशन के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट आ गया, अब इसके अकॉर्डिंग मिनिमम क्या है। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी फर्म अपनी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करके अपनी वैल्यू ऑफ फर्म को इंक्रीज कर सकती है, as well as value of equity shares by using debt financing to maximal possible extent। means सिंपल वर्ड्स में जितना ज्यादा आप डेट यूज करोगे उतनी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी और फर्म की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी और इक्विटी जो है वो भी बढ़ेगी, वैल्यू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर भी बढ़ेगी क्योंकि वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ रही है। वैल्यू ऑफ फर्म, अब सिंपली समरी में हम क्या कह सकते हैं कि अगर किसी कंपनी को अपनी वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज या डिक्रीज करनी है तो वो कैसे कर सकती है, बाय चेंजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में जैसे ही डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज या डिक्रीज करोगे आपकी वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो चेंज करेगी। दिस इज क्रक्स ऑफ दिस थ्योरी। अब ये थ्योरी जो है इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कंपनीज इसके अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा डेट को यूज करके अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी उसको डिक्लाइन कर सकती हैं, और इससे क्या होगा, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी और आप जितना भी ऐसे ही बार बार जैसे आपने पहले 10% इंक्रीज किया फिर डेट 20 हो गया 30 हो गया, ऐसे ही करते करते आप अपना ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर रीच कर जाओगे जहां पर आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो मिनिमम होगी और वैल्यू ऑफ फर्म जो होगी वो मैक्सिमम होगी। क्या अब इस थ्योरी की बेसिक अजम्पशन क्या है, जो पिछली बारी हमने अजम्पशन दी थी वो सभी थ्योरीज के केस में एग्जिस्ट करती है, बट इसकी स्पेसिफिक अगर हम बात करें
तो इसके अकॉर्डिंग कोई टैक्सेस नहीं होते। सेकंड, डेट की कॉस्ट हमेशा इक्विटी से लेस रहेगी, चाहे आप 10% डेट यूज करे हो, 50% करे हो, बट डेट कॉस्ट ऑफ डेट जो होगी वो दैट विल बी ऑलवेज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एंड डेट ज्यादा यूज करने से रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर चेंज नहीं होता, इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिस्क लेवल है वो चेंज नहीं होगा, इसीलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो चेंज नहीं होगी जस्ट बिकॉज कि आपने डेट इंक्रीज कर दिया है। बिजनेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो मैं ये देखूंगी कि उनके पास टोटल एसेट्स कितनी है। अब टोटल एसेट्स जो होते हैं दैट आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज, जितने भी हमारे एसेट्स हैं उधर बैलेंस शीट में उतनी ही लाइबिलिटीज आ जाएंगी। तो इसी को बेस लेते हुए अगर मेरे को देखना है कि नेट इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग किसी फर्म की वैल्यू को, तो वो वैल्यू फर्म आ जाएगी टोटल लाइबिलिटीज के अकॉर्डिंग या टोटल एसेट्स जिसको आप बोल रहे हो। तो टोटल लाइबिलिटीज इस अप्रोच के अकॉर्डिंग, क्योंकि दो ही सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं, डेट और इक्विटी, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। इक्विटी और डेट की वैल्यू को अगर आप ऐड कर दोगे तो जो हमारे पास आएगा दैट विल बी वैल्यू ऑफ फर्म। अगर मैं इसको एस लिख दूं तो एस जो होगी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, जो इक्विटी शेयर्स की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसको डिवाइड कर दो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, मींस जितना इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेट को कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो अर्निंग्स पड़ी हुई है अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, मींस इसमें से इंटरेस्ट लेस हो जाएगा क्योंकि टैक्सेस तो होते नहीं है। तो आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जो आ रही है उसमें से अगर इंटरेस्ट लेस कर दोगे तो वो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स हो जाएंगी, क्योंकि इस केस में टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं करते। उसको आप इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट जो है हमारा उससे डिवाइड करोगे, जो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट मींस कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड करोगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। अब ऐसे ही अगर आपको वैल्यू ऑफ डेट फाइंड आउट करना है तो वैल्यू ऑफ डेट जो होगा हमारा, वैल्यू ऑफ डेट विल बी इक्वल टू, अब अगर डेट की अगर मैं बात करूं तो सिंपली जितने के आपने डिबेंचर इशू किए हैं या जितने का भी आपको वो वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर कंपनी के पास कितना डिबेंचर्स है वो दी होगी वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, या जितने की आपने लॉन्ग टर्म डेट अगर लिखा होगा तो जितना भी आपका लॉन्ग टर्म डेट की वहां पर वैल्यू गिवन होती है, नॉर्मली इस क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन होती है तो वही आपकी वैल्यू ऑफ डेट आ जाएगी। ये हमें मोस्टली कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है। देखो वैल्यू ऑफ फर्म का हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा। वैल्यू ऑफ फर्म क्या आ गई, अर्निंग्स। अब अर्निंग्स ये वाली आ जाएंगी ईबीआईटी मोस्टली, क्योंकि इस केस में इंटरेस्ट तो लगेगा ही, इंटरेस्ट और टैक्सेस आ जाते हैं जो लेस होते हैं। तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको आप केओ कहते हो। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस से अगर आप केओ को डिवाइड कर दोगे तो वो वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। और अगर आपके पास वैल्यू ऑफ फर्म अवेलेबल है तो उस केस में हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हैं, जो कि आ जाएगा केओ विल बी इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय वैल्यू। तो यहाँ तो आप वैल्यू हमें गिवन होगी, उससे हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने को कहा जा सकता है, या हमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस क्वेश्चन में गिवन होगी और उससे हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने को कहा जा सकता है। और इसके लिए आपको जो कॉस्ट ऑफ डेट है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो गिवन होगी क्वेश्चन में। अब इस अप्रोच के अकॉर्डिंग मैंने आपको पहले भी बताया कि ये अज्यूम करती है जितना ज्यादा आप डेट यूज करोगे उतनी आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन करेगी और वैल्यू ऑफ फर्म जो है इंक्रीज करेगी। तो अर्निंग क्योंकि कांस्टेंट रह रही है इस पर्टिकुलर
थ्योरी के अकॉर्डिंग कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं चेंज हो रहे और ना ही आपका कुछ डेट ज्यादा यूज करने से कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अर्निंग क्योंकि कांस्टेंट है, इसलिए जैसे जैसे आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस होगी डेट यूज करने से ज्यादा, तो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म जो है बढ़ती जाएगी। इसको हम एक एग्जांपल से भी आगे समझेंगे। तो नेट इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग वही जो मैंने आपको पहले ही बताया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जहां पर भी मिनिमम होगी वहीं पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फर्म होगी। इसी को अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे कैलकुलेशंस होती हैं। एबीसी एक कंपनी है जिसकी ईबीआईटी 1 लाख रुपीज है और कंपनी के पास 4 लाख के डिबेंचर्स है, मींस वैल्यू ऑफ डेट आपको पहले से ही गिवन है 4 लाख रुपीज और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट इनके ऊपर एप्लीकेबल है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है 12.5 है, ये इक्विटी का रेट है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग assumption क्या थी, कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसलिए डेट चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डेट हमें बेनिफिट देता है क्योंकि उससे हमारा जो टैक्स होता है वो इंटरेस्ट जो डेट पे आप पे कर रहे हो वो लेस हो जाता है, इसलिए आपके टोटल टैक्सेस जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। बट डिविडेंड जो होता है वो ऐसा नहीं होता, ये एक बेसिकली लॉजिक है, बट ये डेट की कॉस्ट हमेशा इक्विटी के कम ही रहेगी। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हमें वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है तो उसके लिए पहले हमें वैल्यू ऑफ फर्म क्या होती थी, वैल्यू ऑफ डेट प्लस इक्विटी। डेट की वैल्यू तो आपको 4 लाख दी है, इक्विटी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इक्विटी की वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो वो आ जाएगी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जो हमें 1 लाख रुपीज दी है। इसमें से इंटरेस्ट हम लेस कर दें 10% इंटरेस्ट जो डिबेंचर पे आपको देना है, दैट विल 4 लाख का 10% वो आ जाएगा 40,000 रुपीज। तो 60,000 रुपीज जो है दैट इज अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आ गया, ठीक है। अब हमारी वैल्यू ऑफ इक्विटी जो है, वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू ये जो आपके पास आया है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 60,000, इसको आप डिवाइड कर दोगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जहां इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट भी जिसे आप बोलते हो 12.5% से। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12.5, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 4,80,000। अब 4,80,000 हमारी वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई। आई होप ये आपको क्लियर होगा। सिंपली इंटरेस्ट हमने लेस किया तो क्योंकि टैक्सेस अवेलेबल नहीं है तो अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट जो होगा वही इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल होगा, तो उसी को आपने इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो आपको गिवन थी उससे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स आ गई। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी 4,80,000, वैल्यू ऑफ डेट ऑलरेडी हमें पता है 4 लाख, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो वैल्यू ऑफ फर्म वैल्यू आ जाएगी 4,80,000 प्लस 4 लाख रुपीज, तो 8,80,000 जो है वो वैल्यू ऑफ फर्म हमारी आ जाएगी। और अगर आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी होगी तो इस केस में ये देखिए 12.5 और ये 10, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो इनका प्रोपोर्शन लोगे, मीन इंटू 4 लाख वो होगा इंटू 4.8 लैक्स डिवाइडेड इन दोनों की जो वैल्यू ऐड करके आ रही है 8.8 लैक्स, उससे डिवाइड कर दोगे तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आपकी निकल आएगी, बट वो इस क्वेश्चन में हमें नहीं पूछा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि डेट ज्यादा से ज्यादा यूज करने से हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे डिक्लाइन करती है और वैल्यू ऑफ फर्म कैसे बढ़ती है। तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 20,000 रुपीज है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% है और कॉस्ट ऑफ डेट 10% है, और इनकी टोटल कैपिटल जो है डेट प्लस इक्विटी टोटल कैपिटल 2 लाख रुपीज ही रहेगी। अब फर्म के पास फॉलोइंग ऑप्शन है, मींस वो 0% डेट भी ले सकता है टोटल इक्विटी, फिर 20% डेट, 50%, 80% और 100%। अब तीनों ही ये सारे अप्रोचेस में हमें वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करनी है यूजिंग नेट इनकम अप्रोच। इस पर्टिकुलर
सम हमें डिफरेंट सिचुएशन दी गई है जिसमें हमारी डेट टू टोटल कैपिटल रेशियो वेरी कर रही है। तो रादर देन सॉल्विंग हम सबको वन बाय वन सॉल्व करें, हम एक ही टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं जिनमें हम एक साथ सभी सिचुएशन को कंसीडर करते हैं, और जिससे हमें पता चल जाएगा कि जैसे जैसे डेट इक्विटी रेशियो ये चेंज हो रही है हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे वेरी कर रही है। तो फर्स्ट हम टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं जिसमें हम डिफरेंट केस सिनारियो लेते हैं। फर्स्ट केस था जिसमें 0 डिग्री हम 0 आपका डेट था। सेकंड केस है जब 20% था। थर्ड केस था जब 50% डेट था। नेक्स्ट 80% एंड लास्ट इज द 100%। फर्स्ट केस में हमारी इक्विटी कैपिटल ही टोटल कैपिटल है तो यहाँ पर 2 लाख रुपीज आ जाएगा। सेकंड केस में 20% है तो सेकंड केस में डेट हमारा 20% गिवन है तो 2 लाख का 20% हमारा 40,000 डेट आ जाएगा और रेस्ट 1,60,000 आपका इक्विटी आ जाएगा। थर्ड केस में 50% है तो 2 लाख में से 1 लाख इक्विटी होगी और 1 लाख की डेट हो गया। नेक्स्ट केस में 80% डेट है तो मीन्स 1,60,000 डेट आ गया और जो आपका 40,000 इक्विटी आ जाएगा। और लास्ट केस में हमने पूरा का पूरा डेट फाइनेंसिंग कर दी, इक्विटी विल बी नील। ठीक है, ये तो हमें डेट और इक्विटी पता चल गई। अब नेक्स्ट हमें गिवन है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। सभी सिचुएशन के केस में 20,000 20,000 20,000। अब इस अर्निंग में से अगर हम इंटरेस्ट लेस कर देंगे तो देन शेयर होल्डर्स के लिए जो हमारे पास प्रोसीड्स अवेलेबल हैं वो हमें मिल जाएंगे, क्योंकि टैक्स का यहाँ पर टैक्स नहीं एप्लीकेबल होता। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेस। तो इमीडिएटली हम 10% जो इंटरेस्ट है डेट पे वो लेस करेंगे। तो जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया है जो आपकी डेट की अमाउंट कैलकुलेट की है उसका 10% जो होगा वो आता जाएगा। तो यहाँ पर इस केस में 20,000 में से 0 लेस होगा क्योंकि 0 डेट है तो 0 ही इंटरेस्ट बनेगा। 40,000 का 10% 4,000 आ गया। 1 लाख का 10,000 1 लाख का 10% 10,000 आ गया। 1,60,000 का 10% 16,000 आ गया। और यहाँ पर पूरा का पूरा ही आपका आ जाएगा बिकॉज टोटल डेट फाइनेंसिंग है तो यहाँ पर 2 लाख का 10% 20,000 आ जाएगा। अब ये जो प्रोसीड बचे ये हमारे पास अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आ गई। तो इस केस में 20,000 पूरा का पूरा आ गया। नेक्स्ट केस में हमारे पास 20 - 4 16,000 आ गया। नेक्स्ट में 20 - 10 10,000 आ गया। इधर 20 - 16 4 और यहाँ पर नील आ गया क्योंकि पूरी की पूरी आपने इंटरेस्ट पे कर दिया। अब ये जो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आपने कैलकुलेट की है इसको हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो आपको गिवन है और कॉस्ट इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट जो कि KE हमें 15% गिवन है तो 15% से इसको आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएगी। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स वो होती है हमारी अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय KE। तो इस केस में अब हम सभी के केस में जो आपकी ये अर्निंग आई है, जैसे फर्स्ट केस में 20,000 डिवाइडेड बाय हम कर देंगे KE 15%। तो फर्स्ट केस में हमारी आ जाएगी 20,000 डिवाइडेड बाय 15%, दैट विल कम्स आउट टू बी, फर्स्ट केस में 20 डिवाइडेड बाय 15 इट विल बी 1,333,333। अब नेक्स्ट के केस में आ जाएगी आपकी जो आपकी अर्निंग अवेलेबल है 16,000 डिवाइडेड बाय 15,000 तो वो 1,06667। देन 10,000 डिवाइडेड बाय 15% इट विल बी 666। और नेक्स्ट केस में आ जाएगी 2,667 4,000 डिवाइडेड बाय योर 15%। ये आ गई। लास्ट केस में क्योंकि हमारे पास इक्विटी है ही नहीं तो ये नीला आ जाएगी। अब वैल्यू ऑफ डेट जो आपने जितनी भी डेट की अमाउंट इशू की है
वही आ जाएगी इस केस में। अदरवाइज वैल्यू ऑफ डेट होती है इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ डेट। क्या तो इस केस में फर्स्ट केस में नील थी, सेकंड केस में आ गई है आपके पास 40,000, नेक्स्ट केस में आ गया 1,60,000 और लास्ट वाले केस में 2 लाख जो आपने टोटल डेट। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो वो हमारे पास वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी इन ईच ऑफ द सिचुएशन। और आप देख ही रहे हो कि जैसे जैसे डेट का कंपोनेंट इंक्रीज हो रहा है फर्म की वैल्यू बढ़ रही होगी। यहाँ पर 1,333 अगर आप इक्विटी अकेले लेते हो 0 डेट, देन अगर आपने कंपोनेंट डेट का 20% रेज किया तो हमारी वैल्यू आ रही है 14667, देन 1667 और इधर आ गई हमारी 18667 और लास्ट के केस में 2 लाख। तो जैसे जैसे डेट का कंपोनेंट आपका इंक्रीज हो रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर में, 0 अगर डेट है तो वैल्यू बहुत कम है, लेकिन अगर 100% डेट है तो 2 लाख रुपीज़ वैल्यू आ रही है फर्म की। तो जैसे जैसे हमारी वैल्यू ऑफ डेट फर्म की राइज कर रही है कैपिटल स्ट्रक्चर में, नेट इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ द फर्म राइज कर रही है। अब इसके राइज होने का मेन रीज़न ये था कि हमारी जो WACC है, वर्किंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो कम आ रही है। और अगर आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है वो EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म। तो ये जो भी आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस सारे सिचुएशन में है, जैसे फर्स्ट के केस में 20,000 थी तो फर्स्ट केस में 20,000 डिवाइडेड बाय 1,333 आप करोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास 15% आ जाएगी। ऐसे ही सेकंड केस में आप करोगे, फर्स्ट केस में यहाँ 15 आ रही है, फिर 13.63 आ रही है, फिर 12% आ रही है, फिर 10.71 आ रही है और लास्ट केस में 10% आ रही है। क्योंकि इक्विटी तो आपकी है ही नहीं इस केस में, तो जस्ट 10% ही बची। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हमारी जैसे जैसे वो थ्योरी प्रूव हो गई कि नेट इनकम अप्रोच क्या कह रहा था कि आपका जैसे ही डेट इंक्रीज होगा फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर में, आपकी वैल्यू ऑफ फर्म राइज करेगी और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होगी डिक्लाइन करेगी और मैक्सिमम वैल्यू उसी केस में होगी जहाँ पर आपकी WACC मिनिमम है। होप ये आपको थ्योरी क्लियर हो गई हो। नाउ कमिंग टू द लिमिटेशन पार्ट। जितनी भी थ्योरीज होती हैं, चाहे कोई भी थ्योरी है, नो थ्योरी ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं होती जिसमें लिमिटेशन ना हो। तो इसी थ्योरी की अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूं तो जितनी भी अजम्पशन आपने ली हैं, जो भी ये अजम्पशन जो जितनी भी आपने ली हैं, दे ऑल विल बी लिमिटेशंस फॉर द थ्योरी। जैसे 2 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में दे यूज़ मल्टीपल सोर्सेज, आपकी रिटेन अर्निंग रहती हैं, आपके लॉन्ग प्रेफरेंस शेयर्स रहते हैं जिसको ये कम्प्लीटली इग्नोर करता है। देन कॉर्पोरेट टैक्स एप्लीकेबल नहीं होते, बट इन रियलिटी टैक्सेस आर देयर। डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% ही हो, ये कभी भी सर्टन नहीं होता। देन एसेट्स चेंज नहीं होंगे, दिस इज जस्ट ए अजम्पशन। एसेट्स जो होते हैं कंपनी के चेंज होते रहते हैं, कुछ डेप्रिशिएट होता है तो आप उसको रिप्लेस करते हो, आप उसको सेल आउट करके न्यू एसेट परचेज करते हो। तो इसीलिए कभी भी एसेट्स जो हैं कॉन्स्टेंट नहीं रहते। सिमिलरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होते हैं, जैसे ही बिजनेस की सिचुएशन चेंज होती है, दे कीप ऑन ग्रोइंग आल्सो और दे कैन डिक्लाइन आल्सो, बट ये अज्यूम करता है कि दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो, दे आर कॉन्स्टेंट। देन बिजनेस रिस्क आप कॉन्स्टेंट ले रहे हो। ये सारी जो चीज़ें हमने पहले डिस्कस की थी, दे ऑल आर अजम्पशंस, जिसके बेसिस पे जिन सिचुएशन में, अजम्पशन हमें क्या बताती है, सिचुएशन इन विच ए पर्टिकुलर थ्योरी विल एग्जिस्ट। पर इस केस में ये सारी अजम्पशन उसकी लिमिटेशन बन जाएंगी। इन रियल लाइफ ऑल दिस सिचुएशन डज नॉट प्रिवेल। होप ये सारी लिमिटेशन आपको क्लियर होगी हो, दिस थ्योरी इज क्लियर टू यू। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। टिल दैट टाइम यू कीप ऑन ट्राइंग द सम्स विच आर गिवन इन योर बुक्स, और अगर आपको नहीं अवेलेबल है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड you out. In case you have any doubt, do let me know. Keep learning, or
इन फ्यूचर वीडियोस हम एक न्यू सेक्शन शुरू कर रहे हैं ऑन अवर यूट्यूब चैनल, दैट इज़ शॉर्ट वीडियो। बहुत सारे स्टूडेंट का हमें मैसेजेस आ रहे थे कि दे वांट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इवन कोई बड़ा चैप्टर नहीं, एक छोटी सी टर्म के रिलेटेड भी क्वेश्चन होता है। तो इसीलिए अब हम ये सेक्शन स्टार्ट करेंगे। जस्ट कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल, आपको वहाँ पर अपडेट मिल जाएगी। एंड डू लाइक शेयर सो दैट हम और मोटिवेट हों आपके लिए और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।